यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू। सो बेसिकली आपने 11th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक जितनी भी स्टडी की है उसके अंदर हम मेनली क्या प्रिपेयर करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जस्ट टू ऑब्टेन अ नेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी जो है, जो हमारी फर्म है, वो बेसिकली कितना नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके लिए, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें किस तरीके का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्टैंडर्ड पॉलिसी हमें अप्लाई करनी रहती है, ये सभी चीज़ें हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग। ओके, बेसिकली आप जब अकाउंटिंग ओवरव्यू की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको किस तरीके से उसका वैल्यू को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। आप जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो उस टाइम पे बेसिकली किस पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर आपको उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या बताता है कि कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन क्या है। सो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारा मेन मोटिव यही होता है ताकि हम ये ऑब्टेन कर सके कि हमारी जो फर्म है वो किस तरीके का फंक्शन कर रही है। सपोज के अकाउंटिंग जैसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है, हम बिजनेस रन कर रहे हैं पर हमें यही नहीं पता है कि हमारा जो अमाउंट है वो कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, किस एक्चुअल सेक्शन में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हमें कभी भी इवेल्यूएट हम कर ही नहीं पाएंगे कि हमारा पिछले साल का परफॉर्मेंस अच्छा था या करंट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या बनाया जाता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें क्या ऑब्टेन करता है, हमारी फिनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या रहेगी, ठीक है। तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर हम मेनली क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और अदर देन दैट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। दिस आर द मेन 3 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके अंदर आपको ये 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं जिससे आप अपनी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन को देख पाएंगे। कॉन्सेप्ट के अंदर अभी मैंने आपको बताया कितने क्या टाइप से हमारे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, और टाइप है हमारा सबसे पहला बैलेंस शीट, देन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, बिजनेस लैंग्वेज कहा जाता है अकाउंटिंग को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमें मेनली हमारे जो जिस चीज़ से हमारा डेली कनेक्शन रहता है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे इन्वेंट्रीज हो गए, जहाँ से हमारा सेल्स आउटपुट, परचेज आउटपुट चलता रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं उस अकाउंटिंग को, ठीक है। तो उसमें मेनली हम किस पे ध्यान देते हैं, इन 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि पूरे ईयर में आपने जैसे कि 11th स्टैंडर्ड से अभी तक देखा है, आप सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हो, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उससे आपने जर्नल एंट्री प्रिपेयर करी, उसके बाद आप उसका लेजर पोस्टिंग करते हो, उसमें से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो, एंड देन आफ्टर यू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट। ओके, सो उसके लिए हम बेसिकली ये 3 चीज़ें ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन करंटली क्या है, प्रीवियस ईयर क्या थी, अभी क्या है, और इन सभी के अंदर हमें कुछ ना कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर कर ही उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना रहता है। जैसे कि आपको जब भी आपको जर्नल एंट्री सिखाई गई थी तो आपको उसका एक फॉर्मेशन सिखाया गया था कि आपको पहले डेट लिखना है, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ, देन डेबिट एंड क्रेडिट। ये सब क्या है, ये एक अकाउंटिंग रूल्स है, एक सिस्टमेटिक चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो वर्ल्ड वाइड हमें वो शीट के थ्रू पता चलता है कि ये उसने क्या प्रिपेयर किया है, इसमें से हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो फॉर दैट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल। थर्ड, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम जो कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो ये 3 हैं उसको बनाने के पीछे उसका क्वालिटेटिव फीचर्स क्या रहते हैं, हमें वो देखना है। अब आपको पता है हम पूरे ईयर के थ्रू क्या करते हैं, अकाउंटिंग पूरा का पूरा शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, वेदर इट इज़ मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के पीछे क्या रीज़न है और किस वजह से उसको प्रिपेयर करते हैं, उसके फीचर्स क्या है, वो हमें किस पर्पज़ से काम आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस, ठीक है।
सो रेलेवेंस का मीनिंग क्या है कि ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट से ऑब्टेन होती है, जिसके थ्रू हम हमारा डिसीजन जो है वो एकदम एक्यूरेट ले पाते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्यूचर हमें कोई भी डिसीजन लेना है या करंटली, इन सब चीज़ों को किसको देख के, कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारी बैलेंस शीट या फिर हमारा नेट प्रॉफिट या फिर हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर जो हमने किया है उसके थ्रू हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अभी हमें पर्टिकुलरली किस फील्ड में ज़्यादा ग्रो करना है या हम कहाँ पे ज़्यादा वीक हैं या कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है। तो रेलेवेंस विल हेल्प यू इन अ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक अ परफेक्ट डिसीजन। सेकेंड, रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास कोई भी तरीके का एरर या बायस नहीं रहता, ठीक है। क्यों? कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन प्रिपेयर करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब उस चीज़ को प्रिपेयर करेगा तो आपको एक रिलायबिलिटी मिलती है, आपको एक हेल्प मिलती है, जिसके थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक्यूरेट है। आप उसके थ्रू रिलायबली भरोसा करके उस चीज़ के थ्रू फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर पूरे इंडिया में किसी के पास कोई परफेक्ट स्टेटमेंट ना हो, ठीक है, प्रिपेयर जो किया जा रहा है उसके बारे में हमें यही नहीं पता है कि ये चीज़ जो उसने लिखी है वो क्या लिखी है, डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट ना पता हो, तो हम किसी की भी बैलेंस शीट को देखकर एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है, इसका ये क्या कहना चाहती है बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे आपने प्रिपेयर की हुई है बैलेंस शीट तो आप उसके थ्रू एक्यूरेट पता है आपको लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, देन क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, देन रिजर्व्स है। तो वो एक परफेक्ट सिस्टमेटिक चीज़ें हैं जिससे हम अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं कि किस चीज़ में हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम एनालाइज ना कर पाए कि लायबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या असेट ज़्यादा अच्छे हैं तो हमारे पास कोई मीनिंग ही नहीं है अकाउंटिंग का। तो ये जो फीचर्स है वो हमें क्या बताते हैं कि अगर हमारा कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं अगर वो परफेक्ट है तो उससे हमारे पास अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिसके वजह से हम आगे का अच्छे से सोच पाएंगे। सो बेसिकली अकाउंटिंग का सिस्टम जो हम बना रहे हैं पूरा वो एक ही चीज़ के ऊपर होता है कि हम हमारा जो रिकॉर्ड है उसे परफेक्टली लिखें और उसके थ्रू हम कैसे भी करके हमारा फ्यूचर जो है वो एनालाइज कर सके। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। ओके, जब से कोई भी एक फर्म एस्टैब्लिश होती है तब से लेके जब तक वो फर्म चल रही है वो हर एक ईयर का अपना कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है, जिसके थ्रू उनको क्या मिलता है, कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स मिलता है। कैसे? वो लोग ये जान पाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और उसके थ्रू उन लोगों को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलती है कि हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस चीज़ में हमने ज़्यादा ग्रो किया है, सभी इंफॉर्मेशन उनको कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है। नंबर 5, कंपैरेटिबिलिटी। हम कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमारी फर्म ने प्रिपेयर किया है, इसी तरीके से काफ़ी सारी फर्म्स भी ऑफ कोर्स प्रिपेयर करती है। तो उसके थ्रू हमें क्या होता है, कंपेयर हम करना इजी रहता है। हमारी जो बैलेंस शीट है और दूसरे अदर फर्म्स की जो बैलेंस शीट है ये हम किससे कंपेयर करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ग्रो बहुत अच्छा कर रही है। सपोज आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, उसको उस प्रोडक्ट को आप ऑफकोर्स शॉप में जाके एनालाइज करोगे कि उसका एक्यूरेट वैल्यू क्या है, हमें कितने रुपीज़ में वो प्रोडक्ट मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ आप क्या करते हो, सर्फिंग करते हो, राइट। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाकर आप ये चीज़ चेक करते हो कि उस प्रोडक्ट का हमें क्या लास्ट रेट रह सकता है, और फिर जाकर आप डिसीजन लेते हो कि कहाँ से परचेज करना सबसे सही रहेगा। सेम यहाँ पे भी फर्म में हमारी जो फर्म है उसका जो कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट है और जो अदर फर्म्स का स्टेटमेंट है, उन दोनों को एनालाइज करके वो हम भी एनालाइज करते हैं टू नो कि कौन सी फर्म ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अदर देन दैट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि किस फर्म में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों के लिए हेल्पफुल रहता है, यूज़र्स के लिए भी और जो यूज़ कर रहा है उसके लिए भी। नंबर 6,
मटीरियलिटी, ठीक है। मटीरियलिटी का मीनिंग ये रहता है कि हम जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसको सब कुछ मटीरियलिस्टिक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जो इममटीरियल चीज़ें हैं वो हम ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे रिपोर्ट के अंदर उसको जॉइंट करना ही पड़े, ठीक है। सिर्फ जजमेंट लेने के लिए वो चीज़ सही है। जैसे आपके पास कोई एरर आ रहा है तब जाके आप उस मटीरियल को देखोगे और एनालाइज करोगे कि हमारा ये जो एरर है या ओमिशन है, कोई पॉइंट लिखना रह गया है जिसकी वजह से हमारे स्टेटमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके हम उसका नीड जो पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें मटीरियलिटी को कितना लेना रहेगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्वालिटेटिव फीचर्स में ये कैसे हेल्पफुल है कि हम अगर इसे इग्नोर करते हैं उस टाइम पे तो उससे हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली बन पाएगा। हमें उसको कब यूज़ करना है, जब हमें कोई बायस, कोई एरर या ओमिशन का कोई पॉइंट आएगा तब। नंबर 7, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मीनिंग ये रहता है कि आप जो कॉर्पोरेट स्टेटमेंट्स अगेन जो प्रिपेयर कर रखा है आपने, ठीक है, तो उसको सपोज कि मुझे 5 साल पहले का चाहिए तब भी मेरे पास वो चीज़ है, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ किसके लिए क्वालिटेटिव फीचर्स है, इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम भी किसी सपोज आप कोई कार परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, जो न्यूली लॉन्च फर्म है जो कार देती है या फिर जो बहुत पुरानी है फर्म, ठीक है, तो आप ऑफकोर्स उन दोनों के पर्सपेक्टिव्स को भी ध्यान में लोगे कि यार ये अगर मार्केट में नहीं आई है तो क्या मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करके ये प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे हमारे यहाँ पे है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टाइमलीनेस, हम इसी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ रहती है। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप ऑफकोर्स ये देखोगे कि उस कंपनी का डेटा जो है लास्ट 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से चल रही है, क्या वो फ्लक्चुएटिंग मोड पे है या फिर वो इंक्रीजिंग मोड पे है, वो सभी हमें हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगा। पॉइंट नंबर 8, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का ऑफकोर्स मीनिंग क्या रहेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है उसके थ्रू हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो है वो एकदम ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। क्योंकि प्रिपेयर किसने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करने के बाद आपको वेरीफाई सर्टिफिकेट देता है कि ये जो स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें कंप्लीटनेस पूरी की पूरी मिलती है कि ये जो हमने प्रिपेयर किया है वो पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट है और इसके ऊपर से हम आगे का फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, न्यूट्रलिटी, ठीक है। सो हम जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर न्यूट्रलिटी होना बहुत नीडेड है, ठीक है, और वो रहता है, वही हमारा फीचर है कि न्यूट्रलिटी का मीनिंग कैसा है कि हमने वेरियस ईयर में जो भी हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है उसकी जो पॉलिसीज़ है ऑफकोर्स वो न्यूट्रल रहे। बहुत सालों में चेंजेस आते हैं हमारे कोई भी पॉलिसी के अंदर, ठीक है, जो पॉलिसी के अंदर चेंजेस आएंगे तो वो अडॉप्ट करके उसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। तो मेनली क्या होता है कि वो जो पॉलिसीज है वो जल्दी से बदलती नहीं है, ठीक है। मे बी विद इन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के बाद कोई पॉलिसी का सिस्टम आता है और फिर वो चेंजेस होता है। तो उसके अंदर हमको न्यूट्रलिटी क्या मिलती है कि हमें कुछ भी चीज़ को एनालाइज करना है हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिर्फ और सिर्फ हम खुद यूज़ करें उसके लिए नहीं है, हमारे जो यूज़र्स हैं, ठीक है, जैसे कि वो मैनेजमेंट भी हो गया, देन इन्वेस्टर्स भी हो गए, क्रेडिटर्स भी हो गए, तो इन सभी के लिए उसको देखना, उसको एनालाइज करना काफ़ी ईजी रहता है। सो दिस वेर आवर क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स भी अगर आपको पूछा जाता है तो भी यही 9 पॉइंट्स हैं और क्वालिटेटिव फीचर्स जो पूछा जाता है तो भी यही के यही 9 पॉइंट्स रहेंगे।